हेलो एवरीवन, मैं एम के यादव दक्ष पब्लिकेशन से। मैंने आपके लिए सीईटी की कुछ बुक्स लिखी हैं। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, सीईटी का ये बुक है, राजस्थान जीके के लिए है और ये बुक ग्रेजुएशन लेवल की जूनियर अकाउंटेंट, पटवारी, महिला पर्यवेक्षक इन भर्तियों के लिए है। इसी तरह से जो मेरी दूसरी बुक है वो है 10+2 लेवल के लिए। ये भारत एवं राजस्थान जीके के लिए है और राजस्थान का इतिहास, भारत एवं राजस्थान का भूगोल और भारत एवं राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसमें आपको डिटेल से दिया गया है। आज हम सब राजस्थान की इकोनॉमी, चूँकि इकोनॉमी एक बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है और इकोनॉमी बहुत कम हमें समझ में आता है, स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा समस्या इस सब्जेक्ट के साथ रहती है। तो आज से हम सीईटी और रीट और अन्य सभी भर्तियों के साथ जो इकोनॉमी का पोर्शन है उसका बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं। आइए देखते हैं इकोनॉमी का बेसिक कंसेप्ट। आज हम सब पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है कन्वेंशनल सेक्टर, परंपरागत क्षेत्र। और परंपरागत क्षेत्र की यदि हम बात करें तो परंपरागत क्षेत्र की जो अवधारणा है वो दी थी एक न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है एलन जॉर्ज फिशर। किसने दी थी? एलन जॉर्ज फिशर। एलन जॉर्ज फिशर। आइए पहले कन्वेंशनल जो सेक्टर हैं उन पे बात करते हैं। आप सभी को पता है, जैसे कि हम स्कूल में, कॉलेज में सभी जगह पढ़ते हैं कन्वेंशनल सेक्टर के बारे में। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इंग्लिश में हम कहेंगे इन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को लोकप्रिय रूप में हम कृषि क्षेत्र के रूप में जानते हैं। कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लेकर उत्पाद बनाए जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करता है और उनका उपयोग करके नए तरीके के उत्पाद बनाते हैं। कैसे? जैसे कृषि, फसल हमने उगाई और फसल उगाने के साथ हमने अनाज उगाए, फल, सब्जी, फूल इत्यादि का उत्पादन किया। ये क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो कि किसके तहत आते हैं? प्राइमरी सेक्टर के तहत। इसी तरह से पशुपालन है। पशुपालन में दूध, पनीर, मांस, चमड़ा, ऊन, ये सब उत्पाद कैसे हैं? नेचुरल प्रोडक्ट हैं। इसी तरीके से मत्स्यन है। अब मत्स्यन में केवल मछली पालन नहीं है, बल्कि मछली पालन के अलावा केकड़ा है, शैवाल है, प्रवाल, बहुत सारे प्रकार के उत्पाद हैं जो कि मत्स्यन के अंतर्गत आते हैं। देखो खनन, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि में शामिल नहीं है, और ऐसे में बहुत सारे लोग खनन को औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधि मान लेते हैं। लेकिन खनन क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस से निकाला जाता है और जो भी चीज़ नेचुरल संसाधन का, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए निकाली जाती है वो सब किसके अंदर आएगी? प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। जैसे खनन में लोहा, तांबा, कोयला इत्यादि। इसी तरीके से उत्खनन भी प्राथमिक क्षेत्र का ही भाग है। उत्खनन के अंतर्गत हम रेत, बजरी, संगमरमर इत्यादि चीज़ों को निकालते हैं। देखो इनमें बहुत तकनीकी अंतर है, खनन और उत्खनन। खनन उसको कहेंगे जो कि माइनिंग करके जब मिनरल निकाले जाते हैं, खान बना करके जब मिनरल निकाले जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। इसी तरह से यदि पृथ्वी की सतह के ऊपर बिना खान बनाए हम मिनरल निकालते हैं, खनिज निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है? उत्खनन कहलाते हैं। जैसे कि रेत, जैसे कि बजरी। तो आप समझ गए होंगे प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र कहलाता है जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके सीधे प्राकृतिक उत्पाद तैयार करता है। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या को रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र। तो आपने जाना कि ये केवल कृषि क्षेत्र नहीं है, इसमें कृषि के साथ बहुत प्रकार की गतिविधि शामिल है, जैसे कि पशुपालन है, जैसे कि मत्स्यन है, वानिकी है, खनन है, उत्खनन है आदि। ठीक है। आइए चलते हैं अगले सेक्टर की ओर। सेकेंडरी सेक्टर, इसको लोकप्रिय रूप में कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। और औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्रकार की गतिविधियां मुख्य रूप से शामिल की जाती हैं। 3 प्रकार की गतिविधियों में देखो, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं प्रोसेसिंग। ठीक है। प्रोसेसिंग के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों की प्रोसेसिंग की जाती है। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कि हमने
देखो जो भी सेकेंडरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी सेक्टर हमेशा अपना कच्चा माल कहाँ से लेता है? प्राइमरी सेक्टर से, और उन्हीं के ऊपर नए तरीके के क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हमने खनन से लिया लोहा, ठीक है, लोहा हमने लिया और लोहे को हमने क्या किया? प्रोसेसिंग की। अब प्रोसेसिंग के दौरान लोहे से हमने क्या बनाया? स्टील बनाया, ठीक है। अब स्टील कैसा हुआ? सेमी प्रोडक्ट हुआ, ठीक है, अर्ध उत्पाद कहलाया, ठीक है। अभी इसी स्टील से हमने बर्तन बनाए, क्या बनाए? बर्तन बनाए। ये कैसा उत्पाद हुआ? कंप्लीट प्रोडक्ट, जो रेडी टू यूज है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र क्या करता है? प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल को एक प्रोसेसिंग के द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पादों में बदलता है। जैसे कि आपने ये समझा। जैसे कि एक और ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अनाज है, ठीक है, अनाज। अब अनाज क्या है? एक नेचुरल उत्पाद है जो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी अनाज को पीस करके क्या बनाया जाता है? आटा, ठीक है, आटा बनाया जाता है, मैदा बनाई जाती है, लेकिन इसे सीधे उपयोग में नहीं लेते। इसका क्या करते हैं? अभी इसी आटे की प्रोसेसिंग और करेंगे और इससे क्या बना लेंगे? बिस्किट बना लेंगे, मैगी बना लेंगे, पापड़ बना लेंगे। ये सब चीज़ें क्या आ जाएंगी? फाइनल उत्पाद आ जाएगा, जिसको हम बिल्कुल सीधे उपयोग में ले सकते हैं। तो आप लोगों ने समझा कि औद्योगिक क्षेत्र में पहली गतिविधि क्या है? चीज़ों की प्रोसेसिंग करना और प्रोसेसिंग करके नए तरीके के उत्पाद बनाना। आइए जानते हैं कंस्ट्रक्शन को। इसे हम कहते हैं निर्माण। इसे हम क्या कहते हैं? निर्माण कहते हैं। और दूसरा इसी के अंदर है मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम कहेंगे विनिर्माण। बहुत से लोगों को इसका अंतर मालूम नहीं होता है। आज हम जानते हैं निर्माण और विनिर्माण के अंदर क्या अंतर होता है, ठीक है। बहुत आसान भाषा में आप लोग इस चीज़ को समझने वाले हैं। देखो, निर्माण जैसा कि लिखा हुआ है अंग्रेजी में इसे कहेंगे कंस्ट्रक्शन, और विनिर्माण जैसा कि लिखा हुआ है इसे अंग्रेजी में कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब देखो, निर्माण के अंतर्गत उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो कारखाने से बाहर बनाई जाती हैं। जैसे कि ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जैसे कि सड़क है, पुल है, ये सब निर्माण का भाग है, कंस्ट्रक्शन का भाग है। इन्हें किसी कारखाने में नहीं बनाया जा सकता है। तो वे सभी गतिविधियां जो किसी कारखाने से बाहर बनाई जाती हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं? निर्माण के अंतर्गत आती हैं। और ऐसी गतिविधियां जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मार्कर है, ये मार्कर किसी न किसी फैक्ट्री या कारखाने में बनाया गया है। ये जो बोर्ड है ये भी किसी फैक्ट्री या कारखाने में बनाया गया है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़, ये जो आपके सामने कैमरा भी है, ये कैमरा भी किसी कारखाने में बनाया गया है। तो ऐसी सभी चीज़ें जो कि किसी कारखाने में बनाई जाती हैं, किसी फैक्ट्री में बनाई जाती हैं, वो सब चीज़ें किसका भाग हैं? मैन्युफैक्चरिंग का भाग है, विनिर्माण का भाग है। तो आप, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि निर्माण और विनिर्माण के अंदर क्या अंतर होता है। निर्माण जो कारखाने से बाहर बनाई जाती हैं, जैसे कि भवन है, जैसे कि पुल है, सड़क है, ये सब किसका भाग है? निर्माण का भाग है। इसी तरीके से जो भी संसाधन है, ये मार्कर है, ये बटन है, ये माइक है, ये सब किसी न किसी फैक्ट्री, कारखाने इत्यादि में निर्मित हुए हैं। इसीलिए ये चीज़ क्या कहलाएगी? मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र को समझा और उसके अंतर्गत प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग तीनों गतिविधियों को हमने जाना, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र पर, अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र लोकप्रिय रूप में जाना जाता है सेवा क्षेत्र के रूप में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में सहयोग करती है एवं वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, वो क्या कहलाता है? तृतीय क्षेत्र। देखो, हमने पहले दोनों क्षेत्र देखे। इन दोनों क्षेत्रों में किसी न किसी प्रकार के उत्पाद का उत्पादन हो रहा था, कोई ना कोई भौतिक वस्तु इनसे बनाई जा रही थी। लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार का उत्पादन भौतिक रूप से नहीं होता, किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, बल्कि सर्विस का उत्पादन होता है। जैसे कि मैं आप सभी को क्या दे रहा हूँ? सर्विस दे रहा हूँ। आप कोचिंग करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे दिखाते हैं, फीस देते हैं, उसके बदले में वो क्या है? सर्विस है। सर्विस क्या करती है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर इन दोनों को सहयोग देती है और इनका आधारभूत काम करती है। जो टर्सरी सेक्टर है,
सेवा क्षेत्र है वो इन दोनों के उत्पादों की वैल्यू को बढ़ाता है, उनके मूल्य को बढ़ा देता है। किस प्रकार से बढ़ाता है? जैसे कि हमने ये जाना कि सब्जी, ये जो सब्जी है ये किसका भाग है? प्राइमरी सेक्टर का। आप समझ रहे हैं, सब्जी का उत्पादन गांव में किया, अब इस सब्जी को यदि गांव में बेचेंगे तो ये 10 रुपए किलो बिक सकता है। लेकिन यदि हम सेवा क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, और इसको शहर में ले जाके दिल्ली, जयपुर में ले जाके इसको बेचेंगे तो यही सब्जी कितने का बिक सकता है? 40 रुपए का। इसका मतलब सर्विस सेक्टर क्या कर रहा है? आपका जो वैल्यू है उसको बढ़ा रहा है, आपकी कीमत को बढ़ा रहा है, आपको सहयोग दे रहा है। और इसी तरीके से, अच्छा, इसमें कौन सी सर्विस का यूज किया? परिवहन का। परिवहन हुआ, संचार हुआ, शिक्षा हुई, स्वास्थ्य हुई, ये सब चीजें क्या हैं? सेवा क्षेत्र का भाग हैं। तो आप लोगों ने परंपरागत क्षेत्र देखे अर्थव्यवस्था के, कन्वेंशनल क्षेत्र, और हमने जाना कि कन्वेंशनल जो क्षेत्र हैं उनकी अवधारणा दी थी एक व्यक्ति जिनका नाम था एलन जॉर्ज फिशर। क्या नाम था? एलन जॉर्ज फिशर। तीनों आप लोग समझ गए हैं। अब चूंकि भारत दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और 21वीं सदी में ये क्षेत्र पुराने हो चुके हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? कन्वेंशनल सेक्टर। अभी नए तरीके के क्षेत्र उभर रहे हैं, जानते हैं उनको। आप यहां देख पा रहे हैं गैर परंपरागत क्षेत्र, नॉन कन्वेंशनल सेक्टर। चतुर्थक क्षेत्र क्वार्टरनरी सेक्टर, पंचक क्षेत्र क्वार्नरी सेक्टर। जानते हैं इन क्षेत्रों में किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। ये दोनों ही क्षेत्र भारत में उभरते हुए क्षेत्र हैं और ये ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करते हैं, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पर आधारित हैं और वर्तमान में सबसे ज्यादा जोर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पर ही दिया जा रहा है। आप देखेंगे चतुर्थक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज पर आधारित है। किस पर आधारित है? इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज, सूचना पर आधारित ज्ञान पर टिका हुआ है। क्या? चतुर्थक क्षेत्र। इसके अंतर्गत जैसे कि कॉल सेंटर है, आउटसोर्सिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सैंपलिंग है, डेटा प्रोसेसिंग है, ये सब चीजें चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज के अंतर्गत आती हैं। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा कॉल सेंटर का हब है। दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में अपना कॉल सेंटर खोल रही हैं क्योंकि यहाँ पे ये सुविधाएं सस्ती हैं बजाय अन्य देशों के। जानते हैं पांचवें क्षेत्र को, जिसे हम कहेंगे क्वार्नरी क्षेत्र, पंचक क्षेत्र। ये डीप नॉलेज बेस्ड सेक्टर है। कैसा है? डीप नॉलेज बेस्ड, गहन ज्ञान आधारित क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है? गहन ज्ञान आधारित क्षेत्र, गहन ज्ञान आधारित। ठीक है। इसके अंतर्गत नए तरीके के आइडियाज को, नई क्रिएटिविटी को, नए इनोवेशन को और नए स्टार्टअप को शामिल किया जाता है। जैसे कि आप कुछ उदाहरण देख पा रहे हैं, गूगल। ठीक है, हम सभी लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं दिन प्रतिदिन में गूगल का। फेसबुक का प्रयोग कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट का प्रयोग कर रहे हैं, जोमेटो का प्रयोग कर रहे हैं, फोन पे, पेटीएम, इन सब का प्रयोग कर रहे हैं। ये सब क्या है? डीप नॉलेज बेस्ड। इनको गहन ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहा जाता है और वर्तमान में सबसे उभरते हुए क्षेत्र हैं और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्षेत्र भी हैं। लेकिन भारत में अभी इनकी शुरुआत हुई है और इनका विकास होना बाकी है। जानते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में जो अर्थव्यवस्था के बेसिक समझ से बनते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देता है। चूंकि हम कृषि प्रधान देश हैं, खेती करना यहाँ के लोगों का मूल व्यवसाय रहा है, और जो कि भारत बहुत हायर एजुकेशन नहीं है, लोगों के पास कुशल रोजगार नहीं है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो किया जाता है रोजगार वो किस में मिलता है? प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में योगदान किस क्षेत्र का है, तो वो है तृतीय क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान पूछा जाए तो वो क्या होगा? सेवा क्षेत्र का। और यदि सबसे ज्यादा रोजगार पूछा जाए तो वो किसका होगा? कृषि क्षेत्र का। ठीक है, और तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अर्थव्यवस्था के पांचों क्षेत्रों के बारे में समझ चुके होंगे। हम अगली क्लास में समझेंगे जो कि आपके सीईटी के सिलेबस में और रीट
और आरएएस के सिलेबस में भी मेंशन है अर्थव्यवस्था की आधारभूत समझ, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में समझेंगे। इनके नाते कौन कौन सी चुनौतियां भारत में आ रही हैं इनको हम समझेंगे। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी की जो मूलभूत संकल्पना है जिन पे पूरा इकोनॉमिक्स टिका हुआ है उनको हम अगली क्लास में समझने वाले हैं। जय हिंद, थैंक यू।